सर हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं एक बार, जैसे कि हमने एनसीईआरटी का कोई चैप्टर रीड किया, लेकिन फिर उसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। उसका रिटेंशन कैपेसिटी हम लोग का उतना डेवलप नहीं है, या हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे करें? देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई तो आपने खुद ही जीत ली है कि आपको पता है कि ये कमी क्या है। अपनी कमी को जानना सबसे बड़ी तैयारी है। यदि आप रिटेन नहीं कर पा रहे तो इसके दो ही कारण होंगे। या तो आपने उसको प्रॉपरली पढ़ा नहीं, पढ़ते समय फोकस कमजोर था, चारों और बातें दिमाग में चल रही थी। तो वेन एवर यू स्टडी, बी फोकस्ड, कि जो पढ़ रहे हैं एब्सोल्युटली केवल और केवल उसी पर ध्यान हो, जो सुन रहे हैं केवल और केवल उसी पर ध्यान हो, और जो सोच रहे हैं उस सोच में भी वही बात चले। ये तो पहली बात है। दूसरी बात होती है कि जब आपने उसको लिख लिया है तो लिखे को बार बार पढ़िए। नोट्स का सब नोट्स बनाने की परंपरा डेवलप कीजिए। वन इज टॉपिक एंड द बुक्स में जो रिटन मैटर है वो, सेकेंड वन इज योर नोट्स, एंड थर्ड वन इज सब नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स। दिस इज द की टू सक्सेस। रिवीजन बार बार करते रहिए। रिवीजन का अर्थ ये होता है कि यदि आपने कोई बात पढ़ा है तो उसे एक बार तो उसी दिन रिवाइज कीजिए, और एक वीक बीतने के अंदर दोबारा रिवाइज कीजिए। 2 से 3 बार यदि आपने ऐसा कर लिया तो परमानेंट आपका हो जाएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो एजुकेशन में हम लोग जो परंपरा फॉलो करते हैं वो है ज्ञात, निश्चित और स्थायी। यानी कि सबसे पहले तो आप कोई भी चीज अज्ञात रहती है तो अज्ञात से उसको ज्ञात की ओर लाइए, ज्ञात से उसको निश्चित की ओर ले जाइए, और निश्चित से स्थायी की ओर। और इन सब के लिए रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। सो वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, द फर्स्ट थिंग कम्स टू यू, दैट इज अननोन। If something is unknown to you, you come to know that. That comes to the known zone. Then it has to go to the confirmed zone, and then after it will go to the your absolute zone where no one can hide it or take away from you. सर आपने रिवीजन के बारे में मेंशन किया, रिवीजन करने का मेथड क्या है? मतलब रिवीजन क्या सिर्फ नोट्स के पन्ने पलटना ही रिवीजन है? किस तरीके से हम लोग रिवीजन करें जिससे देखिए, आपने देखो रिवीजन, ये अब शब्द ही बोलता है कि उसको फिर से देखना। अब देखने के लिए दो आंखें हैं। एक आप कागज के पन्नों पर देख लीजिए, और दूसरा आंख बंद करके यदि उसे देख सकते हैं तो उसे हमें अपने भारतीय अध्ययन परंपरा में मनन और चिंतन कहते हैं। तो अध्ययन तो सब करते हैं, अध्ययन के बाद मनन कोई नहीं करता। जो किताबें, जो कॉपियां, जो टेक्स्ट बुक या जो लेक्चर्स आपने सुने हैं, यदि आंख बंद करके आप उनको रिकॉल कर सकते हैं तो इसको हम लोग मनन कहते हैं। और क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड होना चाहिए यदि आप दूसरों को बता सकते हैं तो इसे चिंतन और फिर से प्रोफेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा है उसको एक बार कागज पर रिवाइज कीजिए, देखिए, फिर उसके सब नोट्स को कई बार पढ़िए, और तब आंख बंद करके मेन मेन टॉपिक्स को एक मेंटल मैप, विजुअल मैप बनाइए जो आपके अंदर चलता रहेगा, और फाइनली ये आपके अंदर में बैठ जाएगा। फिर वो आपके अंदर से बाहर निकलेगा जब आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल पूछेगा। सर आप सब नोट्स के बारे में बार बार बोलते हैं, सब नोट्स क्या है और इसे कैसे बनाए? फर्ज कीजिए कि एक किताब है जो 200 पेज का किताब है, तो 200 पेज की किताब का जो हम नोट्स बनाते हैं वो कम से कम 40 पेज में बनता है। 200 पेजेस के जो बुक्स है उसके नोट्स कितने पेज में बनते हैं? अप्रोक्सीमेटली 40 पेजेस। लेकिन जो सब नोट्स होता है वह 10 पेज में बन जाएगा। यानी इस 40 पेजेस का जो नोट्स बनेगा, जो इसको पीटीआर कहा जाता है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दैट इज सब नोट्स, तो यह 10 पेज में बनेगा। लेकिन जब भी आप पहले आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, फिर उसके बाद 40 पन्ने का नोट्स बनाया, और अब जब 10 पेज का पीटीआर पढ़ेंगे तो आपको ये 200 पेज बार बार रिकॉल होगा, और आपको लगेगा कि उस किताब को आपने कई बार पढ़ा है। तो मैक्सिमाइज करता है चीज़ों को और बार बार करवाता है। इसलिए मेक अ हैबिट टू मेक द नोट्स, एंड मेक अ हैबिट टू रिवाइज इट, एंड मेक अ हैबिट टू मेक अ पीटीआर एंड रिवाइज इट ऑल्सो। सर एज अ 10th ग्रेड स्टूडेंट हमारे इस साल वाइवा भी होने वाले हैं, जो कि हम बाहर के टीचर्स आके लेंगे, इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा डर रहता है, फियर रहता है कि वो क्या पूछेंगे, कैसे सवाल करेंगे, क्या हम उनके सामने बोल पाएंगे। इस फियर को कैसे फाइट करें और उनके सामने कैसे परफॉर्म करें? देखिए, एजुकेशन के फील्ड में नॉलेज इज पावर। यदि आपको किसी को फेस करना है और उसके लिए आपको पावर चाहिए तो यू हैव टू एक्वायर नॉलेज। और मैं पूरी बात बता रहा हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आपने बेसिक चीज़ों से पढ़ा और उसके बेसिक रूट्स को जानते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, जो 5W एंड हाउ एच है, तो 5W एंड 1H के कंसेप्ट को यदि आप समझते हैं तो कोई भी पूछने वाला उन्हीं में से पूछता है।
और चूंकि आपको विषय की समझ होगी, आपने रटा नहीं है, उसकी समझ विकसित की है, आपको लिखना आता है, तो बड़ा आसान है किसी भी बात का जवाब देना। चूंकि मैंने कहा कि अध्ययन के बाद मनन और चिंतन, तो मनन और चिंतन तक यदि आपका अध्ययन पहुंच गया है तो कोई बात पूछेगा तो उसके चिंतन से जो बात निकल के आएगी वही आंसर होगा। सर, हम हर जगह सुन रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कि क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी इनफ है। क्या सर ये सही है? नहीं, एनसीईआरटी एनफ वो लोग कहते हैं जो एक अच्छा स्कोर कर चुके हैं बाकी तमाम माध्यमों का प्रयोग करके, और अगले को पता नहीं क्यों बताना नहीं चाहते हैं। अधिकांश मैंने देखा है कि जो खुद कई सोर्सेज से पढ़कर आता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी किताब है। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे लोगों की टीम के द्वारा लिखी गई किताब है। एनसीईआरटी अपने आप में एक शोध संस्थान है, लेकिन यह इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज के डेट में एग्जामिनेशन कि जो बच्चा और भी, मान लीजिए मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स हैं जो अनसर्व्ड वो काफ़ी कम है, तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे किताबों को, और दो ही नहीं 2-3 किताबों को फॉलो करना पड़ेगा, खास करके मैथ्स में। वहीं दूसरी जगह आप देखें साइंस में, तो साइंस में भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। अदर सब्जेक्ट्स में आप रिलाई कर सकते हैं एनसीईआरटी पर।